ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मशीन कंट्रोल पैनल होता है और एसेसरीज जो होती हैं, सहायक सामग्रियाँ, वो क्या क्या होती हैं। किसी भी कंट्रोल पैनल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या सहायक सामग्रियाँ होती है। अब जो कंट्रोल पैनल होते हैं वो होते हैं क्या हैं कि किसी भी अगर मशीन को हम एक स्विच की सहायता से कंट्रोल करते हैं, मतलब चलाते हैं, बंद करते हैं, जो उसमें युक्तियाँ लगी होती हैं वो कंट्रोल पैनल कहलाती हैं। इनके प्रचालन के लिए जैसे भी युक्तियाँ उपयोग की जाती हैं वो सारी कंट्रोल पैनल कहलाती है। उनके बारे में अब हमें जानना है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे मशीन कंट्रोल पैनल होता है कैसा होता क्या है। किसी उत्पादन संयंत्र अथवा विद्युत शक्ति प्रचालन के मशीन के नियंत्रण एवं प्रचालन हेतु एक कंट्रोल पैनल बनाया जाता है। कंट्रोल पैनल के माध्यम से मशीन को नियंत्रण अधिक सरल हो जाता है, मतलब उसका ऑपरेशन प्रचालन करना बहुत ईजिली हो जाता है। यह पैनल क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अवस्था में हम स्थापित करते हैं। जो हमारे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में स्थापित कर देंगे, या तो वर्टिकल हो गए या तो हॉरिजॉन्टल, उस चीज़ को क्या करते हैं, बना देते हैं। अब जो हमारी मशीनें हुई, जैसे कार हो गए, उसमें भी एक कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से हम सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं कि हमें कार की एसी चलाना है, म्यूजिक सिस्टम को चलाना है, लाइट को ऑफ करना है, ऑन करना है, उन चीज़ों को उस जगह से कंट्रोल करते हैं। तो प्रत्येक वाहन में कार जैसे हो गया, बस हो गए, ट्रक हो गए, CNC मशीन हो गई। CNC मशीन कम्यूटिव कंट्रोल मशीन होती हैं, कंट्रोल पैनल होते हैं। तो वो काम करने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कंप्यूटराइज्ड न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। CNC का पूरा नाम होता है कंप्यूटर न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, जो CNC का पूरा नाम होता है। इस और जनरेटर आदि के लिए जो कंट्रोल पैनल बनाए जाते हैं, इनको सभी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कंट्रोल पैनल का निर्माण करना पड़ता है, जो निर्माण करना पड़ता है। इनसे क्या होगा, सारी मशीनों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर जो मशीन कंट्रोल पैनल होते हैं वो कुछ माध्यमों के द्वारा हम क्या करते हैं, उनका निर्माण करते हैं कि जैसे उसमें मटेरियल कैसा यूज होना है, उसमें कौन सा मटेरियल सही लगेगा, कितना साइज़ का लगेगा। तो अब देखते हैं मशीन कंट्रोल पैनल क्या होता है। वह माध्यम जिसके द्वारा विभिन्न मशीनों या युक्तियों के विविध प्रवाह एवं नियंत्रण किया जाता है, मशीन कंट्रोल पैनल कहलाते हैं। इस पैनल के अंतर्गत विभिन्न कंट्रोल को एक धातु अथवा ऊर्ध्वाधर बॉक्स में स्थापित किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। अब जो हमारे बॉक्सेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब जो हमारे मशीन कंट्रोल पैनल होते हैं उनका चयन हम उपयोग वायरिंग के आधार पर करते हैं कि जो हमारा उपयोग कहाँ किया जाना है, मतलब जहाँ ऐसी डस्ट है, नमी है, वहाँ उपयोग कर रहे हैं, या तो ऊंचे स्थानों पर कर रहे हैं, उसमें वायरिंग कितनी करनी है, हमें उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वायरिंग करते टाइम उसका साइज़ कितना होना चाहिए, अब वो देखते हैं। तो जो हमारे कंट्रोल पैनल होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए इस टाइप कितने साइज़ का हमारा कंट्रोल पैनल होना चाहिए वो देखते हैं। पहला होता है बॉल माउंटिंग। ये सिंगल डोर है तो 600 mm का होना चाहिए, साइज़ इसकी होनी चाहिए। अगर डबल डोर है तब भी 600 mm से अधिक होना चाहिए। फिर डिस्क टाइप का अगर कंट्रोल पैनल है, मतलब डिस्क प्लेट है, तो इसकी अनलिमिटेड अगर कोई भी सीमा हो सकती है, किसी भी सीमा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर जो फ्री स्टैंडिंग सिंगल टाइप का होता है, सिंगल फ्रंट एक्सेस बनाते हैं, जिससे गेट होता है का मतलब डोर को बंद करना, वो उनकी साइज़ जो होती है 100 से 700 mm होनी चाहिए। फिर फ्री स्टैंड सिंगल फ्रंट एंड बैक, दोनों साइड के जो पीछे और आगे का होता है कवर और पीछे का एंडिंग सिरा वो होता है, माउंटिंग होता है, वो 700 से 1000 mm का होना चाहिए। जो फ्री स्टैंडिंग डबल होता है वो फ्रंट साइड का, उसकी साइज़ जो होती है 1500 से 2000 mm होनी चाहिए। तो जो हमारे कंट्रोल पैनल थे उनकी साइज़ इस टाइप की होनी चाहिए। बॉल माउंटिंग है तो सिंगल डोर है तो 600 mm, अगर डबल डोर है तो उससे 600 mm से अधिक रहनी चाहिए। अब जो हमारे मशीन कंट्रोल पैनल होते हैं उनका लेआउट कैसे तैयार किया जाता है उनके बारे में देखते हैं। वस्तु कंट्रोल कैबिनेट
का निर्माण मशीन संयंत्रों की आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। जो हमारी मशीनें होती हैं उनका कंट्रोल पैनल उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिससे हमें कितनी क्षमता की मशीन चलानी है, कितने उपकरण लगाने हैं, उसमें क्या क्या उपकरण लगने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका लेआउट डायग्राम बनाते हैं। किसी भी मशीन के कंट्रोल पैनल निर्माण हेतु लेआउट आरेख अहम भूमिका निभाता है। अब पहले हमने देखा था कि जब हम वायरिंग पढ़ रहे थे, वायरिंग में देखा उसमें लेआउट बहुत ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी वेस्टेज होगा, अगर हम लेआउट नहीं बनाते हैं तो हमारा वेस्टेज ज़्यादा होता है, इनपुट ज़्यादा लगता है, आउटपुट हमें कम मिलता है। तो उसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ड्राइंग शीट पे उसका लेआउट बनाएंगे। लेआउट बनाने के बाद फिर उसको फाइनल माउंटिंग के लिए भेज देते हैं कि हमारे इस तरह का बॉक्स बना के देना है। तो वो अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि लेआउट के माध्यम से सभी अवयवों की स्थिति का पता चलता है। वही मतलब अगर हम स्थिति का पता नहीं है कि हमें यहाँ पास वोल्ट मीटर लगाना है, हम वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया, वायर ज़्यादा लगेगा, कंट्रोल पैनल में दिक्कत होगी। कम अगर उसका जो खाँचा है वो कम बना दिया तब भी दिक्कत होगी। तो इससे हमें सारी चीज़ों का पता चल जाता है तथा इनके मध्य की दूरी का भी पता चलता है। अब जैसे कि हमारे अब कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, फिर दूसरा सूचकों की संख्या जो इंडिकेटर है, फिर कंट्रोलिंग सिस्टम क्या क्या होने चाहिए उनको देखना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, उस मशीन कंट्रोल पैनल का लेआउट बनाया जाता है। फिर जो MG सेट का ये हमारा एक MG सेट का कंट्रोल पैनल है। इसमें हम देखते हैं जो हमारा MG सेट होता है उसमें कैसे पूरा मोटर जनरेटर सेट का कंट्रोल पैनल ये बनाया गया है। यहाँ हमने एक ICDP स्विच लगाया है, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर या DC स्टार्टर बोल सकते हैं। यहाँ वोल्ट मीटर DC टाइप आमीटर DC टाइप और वोल्ट मीटर DC टाइप, और ये 3 फेज ICTP लगाया है हमने। यहाँ पास क्या किया है, ICTP मतलब आयरन क्लैड डबल ट्रिपल पोल स्विच होता है। यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है, आमीटर लगाया है, ये इंडिकेटर लगे हुए हैं जो क्या करेंगे, उस चीज़ को सूचकांक करेंगे कि मतलब वो चीज़ हमें फेज सप्लाई उपस्थित है कि नहीं, उन चीज़ों को क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो हमारे जैसे कुछ चीज़ों के लिए हमें जो हमारे DC बैटरी आवेशन धातु तो अनेक प्रयोजन होते हैं, जैसे बैटरी आवेशन हो गया, धातु लेपन हो गया, धातु निष्कर्षण हो गया, के लिए DC की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, MG सेट से इधर से क्या करते हैं, AC सप्लाई डाल के हम मोटर को घुमाएंगे और हमें यह DC प्राप्त होने लगती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के थ्रू हम DC जनरेटर को लगाकर वहाँ हम क्या करते हैं, DC जनरेट करने लगते हैं। अब इसमें जो कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे ICTP हो गई, RYB इंडिकेटर हो गए, वोल्ट मीटर हो गए, अमीटर हो गए, स्टार डेल्टा हो गया, ICDP हो गई, वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये होते क्या क्या है, इनका मेन काम क्या होता है कंट्रोल पैनल में, वो देखते हैं। ICTP का मेन काम होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को विद्युत सप्लाई को क्या करना, सप्लाई है तो ऑन ऑफ कराना, स्विच के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जो ICTP स्विच होती है यहाँ पास लगाया, हम यहाँ से सप्लाई डालेंगे और ये जाके आगे स्टार्टर में सप्लाई को इन कराती है। फिर RYB इंडिकेटर लगा होता है, ये 3 फेज सप्लाई की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम लैंप लगाते हैं जो इंडिकेटर का काम करता है। जो हमारे इंडिकेटर यहाँ पास लगे हुए हैं RYB। फिर तीसरी चीज़ होती है AC वोल्ट मीटर। जो हमारे AC वोल्ट मीटर होते हैं वो लगे होते हैं, वो दिखाएंगे कि 2 फेजों के मध्य हमारा वोल्टेज कितना है, कि हम कितना वोल्टेज ले रहे हैं, वो दिखाते हैं कि हमें 2 फेजों के मध्य भी हम ये जानते हैं कि वोल्ट मीटर को 2 फेजों के मध्य संयोजित करना चाहिए और उनके मध्य वोल्टेज कितना है हमें वो दर्शाता है। फिर अमीटर जो होता है, यहाँ पास वोल्ट मीटर होगा, AC टाइप का वोल्ट मीटर है, और ये अमीटर क्या होता है देखते हैं। 3 फेज मोटर में प्रदान की गई धारा को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर। अब हमारे ये चलने वाली जो इससे मशीन से इस कंट्रोल पैनल से जो मशीन चलाएंगे उस पर कितनी धारा ले रही वो दिखाने के लिए हम अमीटर लगाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसको पहले स्टार में चालू करके फिर डेल्टा में संयोजन करके कार्यरत किया जाता है। इसके लिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करता है। यांत्रिकी रूप से हम क्या करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक स्टार्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने में। फिर हमारी ICDP होती है जो जनित्र द्वारा उत्पन्न DC को ऑन ऑफ करके स्विच के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर
वोल्ट मीटर लगा होता है डीसी टाइप का 0 से 250 वोल्टेज तक का। ये काम इसका काम होता है जो हमारे इस मशीन से जनरेट हुई वोल्टेज होगा वो दिखाएगा। फिर क्या लगा होता है, डीसी अमीटर लगा होगा। ये अमीटर जब हम लोड डालेंगे डीसी में धारा के मान को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो 100 एम्पियर तक का लगा होता है। फिर एक लगा होता है वोल्टेज रेगुलेटर, ये लगा हुआ है वोल्टेज रेगुलेटर जो यहाँ पास लगाया गया है। जनित्र द्वारा उत्पन्न डीसी वोल्टेज के मान को आवश्यकता अनुसार हम जितनी हमें आवश्यकता होगी उतना घटा बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं एक डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। फिर जो हमारा होता है, अब हम पढ़ते हैं कि कंट्रोल पैनल आप सब स्टेशन है, उसका कंट्रोल पैनल 11 kVA का क्या क्या उसमें चीज़ें लगी होती हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो 11/33 kVA उप केंद्रों के कंट्रोल पैनल में अनेक प्रकार के भी होते हैं। किसी भी 11 kVA उप केंद्र के स्थापित किए जाने वाले कंट्रोल पैनलों की संख्या उस सब स्टेशन में जुड़े उप परिपथों की संख्या तथा नियंत्रण किए जाने वाले भार पर निर्भर करती है। जो हम कंट्रोल पैनल बना रहे हैं उसमें हमें कितना लोड डालना है, कितने फीडर बनाने हैं, कितने फीडर के लिए सप्लाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उतने कंपोनेंट हम लगाते हैं। कितना इससे लोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट लगाएंगे, सारी चीज़ों को लगाया जाता है। जो प्रत्येक कंट्रोल युक्तियों को प्रचालन हेतु वोल्टता एवं धारा वहन क्षमता के अनुसार ही प्रयोग में लाया जाता है। अब हमारा ये एक कंट्रोल पैनल है, ये पूरा एक कंट्रोल पैनल है। अब इसमें हम बहुत सी चीज़ें ये जैसे ट्रिपिंग स्विच है, आईसीडीपी इंडिकेटर, बहुत सी चीज़ें लगाई गई हैं, अमीटर है, फ्रिक्वेंसी है, ये सेलेक्टर स्विच होती हैं, कितना वोल्टेज है, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ से ये माउंटिंग कट होता है। अब यहाँ से पुश ऑन पुश ऑफ बटन इंडिकेटर होते हैं, ऑन है, पैनल की ऑफ है, वो चीज़ें। तो अब देखते हैं जो हमारा कंट्रोल पैनल में लगा क्या क्या होता है। इस कंट्रोल पैनल में सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड ट्रिपिंग रिले, वोल्टेज अमीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, वोल्टेज कंट्रोलर, फ्यूज आदि युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इतनी युक्तियां हम इसमें लगाते हैं। तो जब हम इसमें कोई भी चीज़ अगर जोड़ते हैं इस कंट्रोल पैनल में तो उसके अकॉर्डिंग हम ध्यान रखते हैं कि उसमें कितना लोड के अकॉर्डिंग ही हम उस कंट्रोल पैनल का ड्रॉ करते हैं और उतने ही करंट का हम कंट्रोल पैनल बनाते हैं। फिर जो हमारा होता है कि हम एक पावर कंट्रोल परिपथ सर्किट ड्रॉ करते हैं। देखते हैं कि जो हमारा कंट्रोल पैनल सर्किट है वो कैसे काम करता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक मशीन को कंट्रोल पैनल के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। तो ये हमारी मशीन हो गई। अब हमने इनको 3 फेज सप्लाई एक कंट्रोल पैनल के थ्रू दे रहे हैं। ये हमारा पूरा कंट्रोल पैनल है जिसमें हमने लगाया ICTP स्विच लगा दी है, ये कॉन्टेक्टर लगा दिया है, मेन कॉन्टेक्टर, और यहाँ रिले लगाया है। इतनी चीज़ें होकर अगर हमारी कभी लाइट ओवरलोड हो गए, मतलब ओवर वोल्टेज हो गया, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो गया, तब ये क्या करे, फ्यूज़ के अगर धारा जा तो क्या करेगा, ये रिले ट्रिपिंग कर देगा। क्षमता से ज़्यादा करंट ले रहा है तब भी ट्रिपिंग कर देगा। ये पूरा सर्किट डायग्राम एक मशीन कंट्रोल पैनल का है। तो इसमें क्या होता है, वह परिपथ जिससे मशीन की शक्ति को नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है वो मशीन परिपथ कहलाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं। तो अब इसमें क्या क्या होता है, तो ये जो कंट्रोल पैनल होता है पावर कंट्रोल परिपथ में पुश ऑफ बटन द्वारा जब दबाते हैं तो कंट्रोल ये कॉन्टेक्टर क्या होते हैं संपर्क में आ जाते हैं और मोटर में पावर प्राप्त होने लगती है। परंतु जैसे ही पुश ऑन बटन को पुनः दबाते हैं तो मोटर कॉन्टेक्टर संपर्क में हट जाते हैं और वह मोटर बंद हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर की सहायता से हम एक NO और NC लगा देंगे जो हमारी मोटर को ऑन और ऑफ कराती है। फिर ये तो मशीन पावर सर्किट था। अब हम ये देखते हैं कि मशीन कंट्रोल सर्किट किस तरह बनाया जाता है। जो मशीन कंट्रोल सर्किट होता है कुछ इस तरह बना होता है। जो मशीन कंट्रोल सर्किट होता है उसको हम 2 फेज़ों के मध्य ही कंट्रोल कर लेते हैं। अब हमारे ये 2 फेज़ों के मध्य हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो किसी मशीन के नियंत्रण एवं मशीन कंट्रोल परिपथ का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार के कंट्रोल परिपथ द्वारा मोटर को नियंत्रित किया जाता है, जो ये डायग्राम में दर्शाया गया है। अब इसमें पुश बटन अब यहाँ पास ये स्टार्ट बटन है, ये पुश बटन है। अब यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर ये जुड़ा हुआ है, ये इंडिकेटर है, ये ऑपरेटिंग कॉइल है। जब ये कॉन्टेक्टर आएगा तो ये क्या करे, पकड़ के रखे, प्लेंजर ये जिसे क्लच बोलते हैं, तो ये पकड़ के रखता है। अब जैसे हमने यहाँ से स्टॉप NO, यहाँ स्टॉप बटन को NO बोलते हैं।
NC नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होती हैं, और इसे NO बोला जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन होती हैं। तो स्टार्ट बटन जैसे ही दबाते हैं तो ये कॉन्टेक्टर क्या होता है, इस कॉन्टेक्टर को और इस कॉन्टेक्टर को जोड़ता है, जिससे हमारी सप्लाई कॉइल से जाती रहती है। और जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाती है। तो ये ना होके ये क्या होगी, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये कॉन्टेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ सप्लाई होके जाती रहेगी। फिर क्लच के द्वारा ये कॉन्टेक्टर जुड़ जाते हैं आपस में। अब जैसे ही हमने स्टॉप बटन दबाया तो ये कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगी, यहाँ से इसमें मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, और ये यहाँ से कॉन्टेक्टर जो हैं वो छूट जाएंगे और यहाँ सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और हमारी मशीन बंद हो जाती है। ये होता है मशीन कंट्रोल सर्किट। फिर जो हमारे अब हमने क्या किया कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम था, पावर सब स्टेशनों का जो कंट्रोल पैनल ड्रॉ करने थे उनके अकॉर्डिंग अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ कंट्रोल परिपथ में एलिमेंट लगाने हैं, क्या क्या कंट्रोल एलिमेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट हमें लगाना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है आइसोलेटर। ये आइसोलेटर स्विच होती है। ये आइसोलेटर या आइसोलेटर स्विच या डिस्कनेक्टर एक ऐसा स्विच होता है जिसका उपयोग किसी विद्युत आपूर्ति लाइन की वोल्टता स्रोत से डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम जैसे देखते हैं कि हम किसी भी कॉन्टेक्टर हो गया, आइसोलेटर स्विच हो गई, वो क्या करते हैं, जब उसको तोड़ देते हैं तो परिपथ को जोड़ने व तोड़ने का काम करती है। इसका काम ये होता है। तो ये किया जाता है जिससे कि लाइन में मरम्मत कार्य किया जा सकते हैं। जो हमारी लाइनें फॉल्ट हैं तो हम आइसोलेटर स्विच लगा के उसमें क्या कर सकते हैं, मरम्मत का कार्य कर सकते हैं। एक आइसोलेटर प्रायः विद्युत वितरण उपकेंद्र में सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर व ट्रांसमिशन लाइन को पूर्णतः विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। यह लोड ऑफ स्विच भी होता है, जिसका नाम होता है लोड ऑफ स्विच भी कहते हैं इसे। जिसको काम क्या होता है अलग, तो इसका जो काम होता है वो परिपथ को तोड़ना है, इसको तोड़ सकते हैं। तो ये आइसोलेटर का काम करता है। अब इससे हम क्या करते हैं कि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है, सर्किट ब्रेकर हैं और ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पूर्णतः विसंयोजित कर देते हैं। इन्हें लोड ऑफ स्विच भी कहा जाता है। इनका प्रयोग विद्युत आपूर्ति नियंत्रण के लिए नहीं किया जा सकता, मतलब इसे हम कंट्रोलिंग के लिए नहीं कर सकते। जो हमारा कंट्रोलिंग है, नियंत्रण है, उसके कारण जैसे हम वोल्टेज को रेगुलेट करना, ये चीज़ें ये नहीं करते। ये परिपथ को पूरी तरह विसंयोजित कर देता है, ये होता है। अब अगर जो विसंयोजित क्या करते हैं, हम विसंयोजित कर देते हैं। केवल आपूर्ति आइसोलेशन भी किया जाना चाहिए। किसी भी उपकेंद्र में फीडर लाइन के पूर्णतः विसंयोजित और दूसरे फीडर में संयोजित करना होता है। तो जो हमारी इस डायग्राम में जो हमारा ये आइसोलेटर स्विच दिखाया गया है, ये 2-वे 4-in-1 टाइप का स्विच है। मतलब 4 कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, दो साइड का कर सकता है, मतलब एक साइड इधर कर सकता है, एक बार इधर आइसोलेट कर सकता है। और ये पूरा इसका लीवर होता है। इन लीवरों को एक साथ हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे करते हैं। ये एक 4-in-1 का MCB बॉक्स भी बोल सकते हैं। MCB बॉक्स इसी तरह होता है। और जो पोल में आइसोलेटर लगे होते हैं, जिसे DP बोलते हैं, DP आइसोलेटर वो संयोजित और डिसकनेक्ट करने का काम करते हैं। वो ये क्या होते हैं, इनको विद्युत लाइन में पृथक करने के लिए खंभों पर भी एक नाइट स्विच प्रकार का आइसोलेटर लगा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो आइसोलेटर होते हैं, ये हमारा पोल हो गया, ऐसे कुछ लगा होता है और यहाँ से एक लीवर होता है। ये तो पोल हो गए, यहाँ आइसोलेटर लीवर होता है। अब ये क्या करेगा, इसको जब हम नीचे की ओर खींच देंगे तो ये इस पर फिट हो जाता है, और जैसे ही इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं तो ये ऊपर की ओर चला जाता है। इसे नाइट स्विच प्रकार का आइसोलेटर प्रयोग किए जाते हैं, जो भूमि से 5 फीट की लगभग दूरी पर होना चाहिए। जो ज़मीन है उसकी हाइट 5 फीट होनी चाहिए। फिर अब जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कहलाता है पुश बटन। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा है पुश बटन। अब पुश बटन होती क्या है, इस प्रकार या सामान्य बटन प्रकार का एक स्विच होता है जो किसी भी मशीन की विद्युतीय परिपथ का प्रचालन को नियंत्रित करता है। ये कठोर धातु या प्लास्टिक का बना होता है। जब पुश बटन को दबा कर रखते हैं तब तक वह ऑन रहता है, और जैसे पुश बटन को छोड़ देते हैं तो वो ऑफ कंडीशन में आ जाता है। जैसे इसका प्रयोग हम घरेलू में उपयोग के लिए कॉलिंग बेल के लिए करते हैं। कॉलिंग बेल में जब तक हम उस बटन को दबा के रखें तब तो वो काम करेगी, जैसे ही छोड़ देते हैं तो वो काम करना बंद कर देती है। मिक्सर ग्राइंडर हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, उस चीज़ को दबा के रखते हैं तो वो काम करता है, फिर उसके बाद
बंद है। जो हमारे कंट्रोल मीटर्स होते हैं उनमें भी हमने देखा कि जब तक हम उसको पुश बटन को ऑन करके रखेंगे उनमें तब तक वो काम करेगा, जैसे पुश बटन को ऑफ़ कर देंगे तो वो ऑफ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही होते हैं इन जो हमारा होता है पुश बटन होता है। अब दिखता कैसा है वो देखते हैं। जो हमारा पुश बटन होता है उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है और दिखने में वो कुछ इस तरह। इस पुश बटन को जब हम दबा के रखें तभी तक ये काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल परिपथ में इसका प्रयोग कॉन्टैक्टर किसी भी मापक यंत्र के साथ राशि को तात्कालिक मान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम इस तरह करते हैं। तो हमारे जो कॉम्पोनेंट होंगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम किसी भी तात्कालिक मान की राशियों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।